जाहिर है इनके पास अपने खुद का तो कोई नेता है नहीं, इसीलिए कांग्रेस के स्टॉलवर्ड लीडर्स को अपना हीरो बताकर काम चलाना पड़ता है। पर आज वाले करप्ट कांग्रेसी तो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ये कोड वर्ड एक्सपर्ट ट्वीट करके तुरंत अपना सत्य लेकर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में पहुंच जाते हैं। पर शास्त्री या पटेल से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। नेहरू ने एक डीपली डिवाइडेड देश को साथ लाया, 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ा और सरदार पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। पर नेहरू और पटेल अलग नहीं थे। आज तो एक फुटओवर ब्रिज या उसके नीचे वाटर कूलर का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए। एक मेयर का इलेक्शन भी उनके नाम पे ही लड़ा जाता है। पर नेहरू का रोल राइट ऑफ करना अडवाणी जी को घर बैठाने जितना आसान नहीं है। नेहरू ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया। आजादी के वक्त अलग अलग भाषाओं पर बहस गर्म थी। ये इशू आज जितना इमोशनल है तब इससे कहीं ज्यादा था। हर कोई इस नए देश में अपनी एक पहचान ढूंढ रहा था। नेहरू ने सबका सम्मान करते हुए बिना कोई एक लैंग्वेज इंपोज किए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल कायम की। अब आते हैं तीसरे इल्जाम पर। नेहरू नहीं होते तो इकोनॉमी आसमान छू रही होती। नेहरू ने लाइसेंस राज बना दिया। इल्जाम ये भी है कि नेहरू ने हेवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया और इस वजह से एग्रीकल्चर पिछड़ गया और सरकारी संस्थान ही बनाते रह गए तो प्राइवेट सेक्टर डूब गया। पर जरा सोचिए, उन्हीं सरकारी संस्थानों में आज देश के बच्चे पढ़ते हैं। उन्हीं सरकारी नौकरियों के ख्वाब देखते देखते कोचिंग सेंटर भर देते हैं। और 10 साल से पिछले 70 साल का रोना रोने वाले प्रधानमंत्री ने कभी ये सोचा कि 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद क्या था हमारे पास और नेहरू को कहां से शुरू करना था। 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 84% की इलिटरेसी, महिलाओं में 90% की इलिटरेसी, अनपढ़ता, अकाल और एक डीपली डिवाइडेड देश। 1947 में हम कैपिटल गुड्स बनाते ही नहीं थे। पूरा देश इंपोर्ट पे चल रहा था। 90% से ज्यादा मशीनरी इक्विपमेंट सब बाहर से आती थी। 1960 तक ये नंबर 63% हुआ और 1974 तक ये नंबर 9% रह गया। आज तो सरकार और मीडिया ने हमें ऐसा अंधा किया है। पिता की सरकारी नौकरी पर सरकारी स्कूल से पढ़कर, सरकारी आईआईटी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरकर, सरकारी एम्स में इलाज करवाकर, उन्हीं सरकारी सुविधाओं को गाली देते हुए सरकार का गुणगान करते हैं। और ये सारे बेसिक एसेंशियल से लेकर एम्बिशियस एजुकेशन और बड़ी नौकरी के एस्पिरेशंस सब नेहरू ने इस देश को दिया। अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते, इसका सीधा मतलब होता वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन और महंगी सुविधाएं। पब्लिक सेक्टर देश के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है और उसी के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर बेटर परफॉर्म करता है। पर अगर सरकारी सेक्टर का कोई स्टैंडर्ड ही ना रहे तो एक आम आदमी की प्राइवेट सेक्टर के सामने क्या हैसियत रहेगी। अंग्रेजों की तरह हमारे पास कोई कॉलोनीज नहीं थी। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन का 85% इन्वेस्टमेंट उसके कॉलोनीज से आया था। तो सवाल ये था कि हम इंडस्ट्रियलाइज करें कैसे। यहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को कॉलोनाइज कर लें। लेकिन हमने एक नया मॉडल दिया, जमींदारी खत्म की, जिसने सदियों तक किसानों की कमर तोड़ रखी थी। आजादी के बाद के पहले 21 सालों में खेती बाड़ी में इतना काम हुआ जितना उसके पहले 200 सालों में मिलकर भी नहीं हुआ था। 50s और 60s के दौर में ट्रेड यूनियन मूवमेंट अपने पीक पर था। मजदूर अपने अधिकार के लिए खड़े थे, आवाज उठा रहे थे। आज जो विकास पर लेक्चर देते हैं उनसे एक सीधा सवाल, पिछले 12 सालों में मोदी जी ने ऐसे खुद का क्या बनाया है? कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था और कौन सा विकास का नया आधार? बनाया कम, बिगाड़ा ज्यादा, बेचा भी वही जो किसी और ने बनाया था। अब देखते हैं नेहरू जी ने क्या बनाया। IITs, IIM, CSIR, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एम्स, DRDO, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। पर मोदी जी बस बने बनाए का बंटाधारी नहीं करते, उनकी भी अपनी कुछ डिस्कवरीज तो है। नाली से गैस, बादल में बेनिफिट, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी, एम्स दरभंगा, ये सब उनकी महान खोज है। भारत एक खोज भी मोदी जी का ही आइडिया था। पर प्लेजरिज्म का तो आप जानते ही है। ताली थाली गोबर गौमूत्र से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, बढ़ता है उन इंस्टीट्यूशंस के बलबूते पर जो नेहरू ने बनाई थी। कल्चर के नाम पर आजकल जो चल रहा है उसके कंपैरिजन में देखते हैं नेहरू ने क्या बनाया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, संगीत नाट्य अकेडमी, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एम्स के पुराने डॉक्टर बताते हैं कि नेहरू ने उन्हें इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि वो अपना देश बनाएंगे। इसी स्पिरिट के साथ लोग विदेश से भी वापस आए और एम्स जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया। आजकल तो लोग इसी देश के टैक्स से पढ़कर विदेश में कमाने जाते हैं और बस कहीं दूर से ही मोदी मोदी करते रहते हैं। देश से इन्हें प्यार तो है पर इनका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है। आजादी के बाद देश में मलेरिया, टीबी, लेप्रेसी, स्मॉल पॉक्स सब फैला हुआ था। तब नेहरू ने नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट बैंगलोर, टीबी रिसर्च सेंटर चेन्नई, जिपमर पौंडीचेरी, सफदरजंग एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़, निमहांस बैंगलोर समेत कई सारे इंस्टीट्यूट बनवाए। 36 नए मेडिकल कॉलेजेस, 70 नर्सिंग स्कूल्स, 300 ट्रेनिंग स्कूल्स खुले ताकि इंडिया में डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी दूर हो। उस वक्त गरीबी, भूख और बीमारी हर जगह थी। तभी नेहरू ने 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए। और फिर आज के हेल्थ केयर का हाल देखिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद एक बाजारू बाबा के बगल में बैठकर उसकी नकली दवाई को कोविड क्योर बताकर लॉन्च कर देता है। पुष्पक विमान और गौमूत्र में साइंस ढूंढने वालों को पढ़ना चाहिए कि होमी बाबा ने नेहरू के बारे में क्या कहा था। अलबत्ता नेहरू खुद साइंटिस्ट नहीं थे पर उनकी पर्सनालिटी में एक वैज्ञानिक व्यक्ति के सारे गुण मौजूद थे। लगातार सीखते और सिखाते रहने की भूख, ऑल मेड हिम अ रियल मैन ऑफ साइंस। ये होमी बाबा के शब्द थे। आज तो विश्वगुरु पहले ही सब चीजों के एक्सपर्ट है, इन्हें कोई क्या सिखाएगा। चंटबाजी के चक्कर में इकोनॉमी की कमर तोड़ दी जाती है। पर नेहरू के समय में एक प्लानिंग कमीशन था। 1950 में बना ये कमीशन नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर और सोशलिस्ट विजन का प्रैक्टिकल रूप था, जहां से देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और हर सेक्टर में विकास हो, खेती, उद्योग, शिक्षा या स्वास्थ्य। इसने देश को एक डायरेक्शन और स्ट्रक्चर दिया। उस दौर में जब सब कुछ नया बन रहा था, प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को रैंडम डिसीजंस जैसे नोटबंदी या लॉकडाउन से बचाया और एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल स्ट्रेटजी दी। आज नाम नरेंद्र मोदी ने वही कमीशन को नीति आयोग बना दिया है। नेहरू का विजन सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेशन बिल्डिंग तक सीमित नहीं था, उन्होंने कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था। उनके दौर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नए रिसोर्सेज और
रिस्पेक्ट मिली, ताकि भारत की हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को संभाला जा सके। पर अब तो एसआई बस ऐसे ही खुदाई के काम आता है और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भड़काता है। हेरिटेज के नाम पर बस हेट रह गया है। हर संस्थान का अब यही हाल है, बुद्धिजीवियों को डिमोनाइज करो और अपने जाहिल जड़ बुद्धि वीसीस को भर दो। नेहरू समझते थे कि अगर देश को सच में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी परंपरा को प्रिजर्व करते हुए नए साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी खड़े करने होंगे। पर परंपरा के नाम पर बस प्रोपेगेंडा और अंधविश्वास बेचने वालों को साइंस और ट्रेडिशन की ट्रू पार्टनरशिप कहां समझ में आएगी।